दफ़ा का ज़िक्र है कि एक मोची था। इसकी दुकान गांव में थी। वो रोज़ाना सुबह दुकान खोलता, दिन भर गांव वालों के फटे पुराने जूतों की मुरम्मत करता और जब शाम होती दुकान बंद करके घर चला आता। एक दिन इसकी तबीयत ख़राब हुई और फौत हो गया। इसके मरने के बाद इसकी बेटी ने वो दुकान संभाल ली, जिसका नाम नीली था। अब इसने लोगों के जूते मुरम्मत करना शुरू कर दिए। नीली की माँ पहले ही फौत हो चुकी थी और अब बाप के बाद नीली अकेले रहती थी। नीली के घर के करीब एक जंगल था। नीली अक्सर शाम को इस तरफ घूमने चली जाती। एक दिन वो इस जंगल के करीब से गुजर रही थी जब सामने से इसको एक नन्हा मुन्ना बोना आता दिखाई दिया। वो अपने पाँव घसीट घसीट कर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। नीली को लगा कि इसके पाँव में तकलीफ़ है। इसने बोने से पूछा, ऐसे मालूम होता है जैसे तुम्हारे पाँव में तकलीफ़ है। बोने ने कहा, मेरे पाँव में कोई तकलीफ़ नहीं है। दरअसल मैंने जो जूते पहन रखे हैं वो मेरे पाँव से बहुत बड़े हैं। इसमें तेज़ तेज़ चलने की कोशिश करता हूँ तो ये पाँव से उतर जाते हैं। नीली ने इसकी बात सुनकर इसके पैरों पर एक नज़र डाली। बोने के पाँव तो छोटे छोटे से थे, मगर इसने जूते इतने बड़े पहने हुए थे जैसे खुद नीली पहनती थी। नीली ने कहा, इतने बड़े जूते पहनकर चलना फिरना बहुत तकलीफ़देह काम है। ये जूते तो बहुत बड़े हैं, तुम्हें कहाँ से मिले? बोने ने जवाब दिया, मैं बोनों की दुनिया में रहता हूँ। हमारी दुनिया सामने वाले पहाड़ों के पीछे है। मेरा किसी काम से तुम्हारी दुनिया में आना हुआ। जंगल से गुजरते हुए थोड़ा सा आराम करने की गर्ज से मैं एक दरख्त की ठंडी छाँव में घास पर लेट गया। मेरी थोड़ी देर के लिए आंख लगी थी। जब मैं सोकर उठा तो मेरी नज़र सामने दरख्त पर बैठे एक बड़े से बंदर पर पड़ी। इसने मेरे जूते पहने हुए थे। मैं इसकी तरफ लपका तो वो वहाँ से भाग गया। जंगल में जा बजा कांटे और छोटे छोटे पत्थर थे। मैं बगैर जूतों के इन पे चल भी नहीं सकता था। मैं थोड़ी दूर चल के गया तो एक जगह मुझे झाड़ियों से ये जूते पड़े नज़र आए। शायद किसी के वहाँ पे रह गए थे। नीली ने कहा, ये जूते तो बहुत ही तकलीफ़देह हैं, मगर फ़िक्र की बात नहीं। तुम मेरे साथ चलो, मैं जूते बनाती हूँ और मैं तुम्हें खूबसूरत से जूते बना कर दूँगी। इन्हें पहनकर तुम बहुत आराम महसूस करोगे। ये सुनकर बोना खुश हो गया और नीली इसे अपने साथ दुकान पर ले आई। वो इसके जूते बनाने में मसरूफ़ हो गई। दोपहर तक जूते तैयार हो गए। बोने ने नीली का शुक्रिया अदा किया और वापस चला गया। इस बात को बहुत दिन हो गए। नीली इस बोने को भूल भाल गई थी। अचानक एक रोज़ रात को इसके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। नीली ने दरवाज़ा खोला और ये देखकर हैरान रह गई कि वही बोना इसके दरवाजे पर खड़ा है। सामने एक छोटी सी बग्गी खड़ी थी। बोना इसी बग्गी में सवार होकर आया था। इसने नीली से कहा, तुम्हारे बनाए हुए जूतों की मेरे मुल्क में हर तरफ धूम मच गई है। वहाँ के तो सब लोग चावल या फिर गंदम के सूखे पौधों से बने हुए जूते पहनते हैं। ऐसे शानदार चमड़े के बने हुए जूते इन लोगों ने कभी नहीं देखे। इन जूतों की खबर जब शाही महल में पहुंची तो हमारे बादशाह ने मुझे तुम्हारे पास भेजा और कहा कि तुम इनके मलका के और बच्चों के जूते बनाओ। इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अब चलने की तैयारी शुरू कर दो। हमारा बादशाह इस काम का तुम्हें बहुत सा इनाम देगा। बोने की बात सुनकर नीली बहुत खुश हुई। इसने कहा, मैं ज़रूर तुम्हारे साथ चलूँगी। इसी बहाने मैं बोनों की दुनिया भी देख लूँगी। सुना है बोनों की दुनिया बहुत खूबसूरत है। फिर बोने ने इसे सोने के काफ़ी सारे सिक्के दिए और बोला, ये हमारे बादशाह ने तुम्हारे लिए भिजवाए हैं। तुम इन्हें बेचकर जूते बनाने के लिए चमड़ा और दूसरी चीज़ें खरीद लो। इसके अलावा तुम्हें एक घोड़ा भी खरीदना पड़ेगा। इस पर बैठकर ही तुम हमारे मुल्क जा सकोगी। वो पहाड़ों के पीछे है और यहाँ से काफ़ी फासले पर है। तुम तैयारी करो, मैं एक हफ्ते बाद आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। ये कहकर बोना अपनी बग्गी में बैठकर वहाँ से रवाना हो गया। इसके बाद अगले दिन नीली ने चमड़ा, नए औजार, रेशमी धागा और जूते बनाने में काम आने वाली दूसरी चीज़ें खरीदी। इसने सवारी के लिए एक घोड़ा भी खरीद लिया था। इसे इस बात की खुशी थी कि इसका काम बोनों की दुनिया में पसंद किया गया।
اب اسے بونے کی آمد کا انتظار تھا۔ آخر خدا خدا کر کے ایک ہفتہ گزرا اور ایک صبح بونا اپنی بگی میں سوار اس کے گھر آ پہنچا۔ نیلی تو تیار ہی بیٹھی تھی، وہ بونے کے ساتھ چل پڑی۔ اونچے اونچے پہاڑوں کو عبور کر کے وہ ایک میدان میں پہنچے۔ میدان ختم ہوا تو سامنے کسی شہر کے آثار نظر آئے۔ اسی شہر میں بونا رہتا تھا۔ وہ جب شہر میں داخل ہوئے تو نیلی نے بہت سے چھوٹے چھوٹے خوبصورت گھر دیکھے۔ وہاں پر خوب چہل پہل تھی۔ ان کے جانور بھی ان کی طرح چھوٹے تھے۔ نیلی کو گلیوں میں مرغیاں بھی نظر آئی۔ ان مرغیوں کا قد چوزوں جتنا تھا اور وہ بھاگتی پھرتی تھی۔ نیلی نے دیکھ کر سوچنے لگی کہ جانے ان کے چوزے کتنے بڑے ہوں گے۔ وہاں اسے پھلوں کے درخت بھی نظر آئے۔ وہ تھے تو درخت مگر جھاڑیوں جتنے تھے اور پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ ان میں لگے سیب بیروں جتنے تھے اور کیلے نیلی کی چھوٹی انگلی کے برابر تھے۔ یہ تمام چیزیں دیکھنے میں نیلی کو بڑا مزہ آ رہا تھا۔ بونا نیلی کو لے کر ایک بہت ہی خوبصورت اور بڑی سی عمارت کے پاس لایا۔ یہ بادشاہ کا محل تھا۔ بادشاہ اندر بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے کہا، نیلی ہمیں خوشی ہے کہ تم اپنے کام میں ماہر ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ملکہ کے اور بچوں کے جوتے تیار کرو۔ پھر محل کا ایک بڑا ہال نیلی کے حوالے کر دیا اور کچھ بونوں کو بھی اس کی مدد کے لیے اس کے ساتھ کر دیا گیا۔ اس نے اپنا سامان نکال کر رکھا۔ پھر بادشاہ ملکہ اور ان کے بچوں کی پاؤں کی پیمائش کی۔ اس کے بعد وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ 3-4 روز تک وہ اپنے کام میں لگی رہی اور اس کے بعد اس نے تمام جوتے تیار کر لیے۔ اس کے بنائے ہوئے جوتے اتنے خوبصورت تھے کہ بادشاہ اور ملکہ انہیں دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ان کے بچوں نے جب انہیں دیکھا تو وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ نیلی کا کام ختم ہو گیا تھا، اس لیے اس نے بادشاہ سے اپنے گھر جانے کی اجازت طلب کی۔ بادشاہ نے اسے بہت سا سونا دیا۔ اتنی ساری دولت پا کر نیلی بہت خوش ہوئی۔ واپس آ کر نیلی نے اس سونے کو بیچ کر سب سے پہلے کام یہ کیا کہ اپنی ایک بہت اچھی سی دکان بنائی اور اس کے بعد اس نے اپنا ایک اچھا سا گھر بھی بنا لیا۔ اب اس کے دن پھر گئے تھے اور وہ ہنسی خوشی زندگی کے دن گزارنے لگی۔ اس طرح نیلی کو بونے سے اچھا سلوک کرنے اور اس کی مدد کرنے کا انعام مل گیا تھا۔